गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र लेसन 3 पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में निर्धनता एक होगी, उसमें हमने निर्धनता के बारे में अध्ययन किया, उसके थोड़े बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अध्ययन किया कि इस लेसन में हम किन तथ्यों के बारे में, किन फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं निर्धनता। निर्धनता कहेंगे किसे, इससे क्या तात्पर्य होता है? मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता को अगर पूरा करने में असमर्थ है तो वह निर्धन है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो उनका पूरा करने में असमर्थ है तो हम उस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे। जैसा कि निर्धनता रेखा का आंकलन, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति है हम उसका आंकलन कैसे करेंगे। जैसे कि आप अमेरिका में देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वह व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। जबकि भारत जैसे देश में अगर हम देखेंगे कि जिसके पास मूलभूत आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है तो हम उसे निर्धन कहेंगे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर देश में निर्धन व्यक्तियों की परिभाषा अलग अलग है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो निर्धनता रेखा का आंकलन हम कैसे करेंगे? निर्धनता रेखा का आंकलन हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। वर्ष 2000 में भारत में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा पर निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया था। हालांकि वर्तमान में इन आंकड़ों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। भारत में निर्धनता रेखा का मापन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की गई है। यानी शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। यानी एक दिन में एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहा है वो 2400 कैलोरी प्राप्त करता है, जबकि शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहा है वो 2100 कैलोरी यानी 2100 कैलोरी प्रतिदिन गेन कर रहा है, यानी प्राप्त कर रहा है। तो इससे यह निर्धारित होता है कि अगर कोई इनसे कम कैलोरी अगर प्राप्त कर रहा है तो वह व्यक्ति निर्धन है। इसके बाद आता है कि क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आंकलन का वर्तमान तरीका सही है? जो वर्तमान तरीका है वो उनकी कैपेसिटी और उनके पास क्या वस्तुएं मौजूद हैं, क्या उनके लिए मूलभूत आवश्यकता है और वो मूलभूत आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है, तो यह उनका तरीका होता है कि जिसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए आवास के लिए उसके पास स्थान है, भूमि है, तो वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति निर्धन नहीं है। और जिनके पास ये वस्तुएं नहीं हैं वो व्यक्ति निर्धन है। तो यह आंकलन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। कहने का भाव है विभिन्न देशों में निर्धनता के आंकलन के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है जिसके पास कार नहीं होती, जबकि भारत जैसे देश में उस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है जिसके पास मूलभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए संसाधन नहीं है। कहने का भाव यह है कि वह व्यक्ति निर्धन कहलाएगा जिसके पास कपड़ा, जूते, ईंधन, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। यानी उनके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब है, यानी निर्धन है। इसके अलावा भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियां की चर्चा करें। सन 1973 में भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 55% भाग
32.1 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। 1993 में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत 55 से घटकर 36 रह गया, लेकिन उनकी संख्या 32 करोड़ हो गई। इसका कारण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर थी। 1999 में देश की कुल जनसंख्या का 26.1% यानी 26 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। अतः भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है, यानी जो नीचे थे वो अब विकास की कगार पर हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कई नीतियां ऐसी बनाई गई हैं जिनसे उनका विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में निर्धनता में अंतरराज्यीय असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। यानी जो अंतरराज्यीय असमानता है, यानी आप देखते होंगे कि किसी एक राज्य में निर्धन व्यक्तियों की संख्या कम है तो किसी में बहुत अधिक है। कोई राज्य परिपूर्ण है तो कोई राज्य परिपूर्ण नहीं है, यानी उनके अंदर निर्धनता के अंदर कमी और वृद्धि दोनों असमानता है, दोनों में अलग अलग है। तो इसका निर्धारण, इसका असमानता का एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात 26% से कम है, जबकि ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ओडिशा में निर्धनता अनुपात 47% है और बिहार में निर्धनता अनुपात 43% है, जबकि हरियाणा, पंजाब और गोवा में निर्धनता अनुपात बहुत ही कम है। कहने का भाव यह है कि हर जगह इनकी जो संख्या का अनुपात है वो अलग अलग है, और वो किस कारण है? क्योंकि वहाँ पर खनिज संसाधनों का, रोजगार का, शैक्षणिक अवस्थाओं का, चिकित्सा का अगर वहाँ पर मौजूद है तो वहाँ पर लोग आसानी से अपना इलाज करवा पाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें रोजगार मिलता है या संसाधनों के लिए कच्चा माल मिलता है तो वो अपना विकास कर सकते हैं। अन्यथा उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है और अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं और वहाँ पर जाकर अपना रोजगार बसर करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निर्धनता के समक्ष निरूपाय। निरूपाय का मतलब होता है कि निर्धनता के समक्ष ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनका उपाय नहीं किया जा सकता। जैसे सामाजिक और आर्थिक ऐसे दो तथ्य हैं जिनका निरूपाय करना बहुत ही कठिन है। यानी निर्धनता को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक तथ्यों का निरूपाय करना अति आवश्यक है। ये निर्धनता के समक्ष निरूपाय है, यानी इनका कोई अहम रोल अदा नहीं किया जा सकता। सामाजिक का अर्थ है समाज के द्वारा समाज के लिए किया गया कार्य, जबकि आर्थिक का अर्थ है कि जो भी हम रोजगार प्राप्त करते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको रोजगार मुहैया हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब तथ्य उन बातों पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत के सभी समूहों के लिए 26 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 51 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 50% भूमिहीन, कृषि, श्रमिक और 43% अनुजातियां
सूचित जातियों भी निर्धन है। यानी कहने का भाव यह है कि सामाजिक और आर्थिक इसमें निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो अनुसूचित जनजाति और जातियां हैं वो अपना उत्थान नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके समूह को प्रॉपर तरीके से ना तो खाद्य अवस्था मिल पा रही, ना समाज को सपोर्ट मिल पा रहा है, ना वो विकास कर पा रहे हैं। ये सभी कारण उनके अंदर निरूपाय है। इसके बाद आता है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण। यानी क्या कारण है कि एक राज्य में विकास हो पा रहा है, एक राज्य में नहीं हो पा रहा है। तो ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निर्धनता बहुत अधिक है। ये राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनकी अपेक्षा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया है। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। यानी कहने का भाव यह है कि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे उनके निर्धनता में परिवर्तन आया। उनके निर्धन व्यक्तियों के खाद्य में, वस्त्र में और आवास में, सभी चीज़ों में उनका परिवर्तन आया। उन्होंने बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है, उन्होंने विकास किया है। वो क्या कारण है? सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियाँ तथा उनके द्वारा संसाधनों के लिए जो कच्चा माल होता है वो मुहैया करवाया गया, भूमि की उर्वरकता बढ़ाई गई। जो भी कार्य किए गए हैं वो सब सरकार के द्वारा निर्धनता रेखा को दूर करने के लिए किए गए हैं। इसके बाद आता है निर्धनता में निंदा के कारण, ये हो चुका है हमारा। इसके बाद वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियाँ। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियाँ यानी लोग पहले किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे और आज किस तरीके से कर रहे हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हमने इन 4 टॉपिक्स का अध्ययन किया है कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो उनको अच्छे से रीड करें। इनका इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, तीनों की व्याख्या के बाद आप नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। इनके हेडिंग जरूर बनाएं कि किस तरीके से हेडिंग बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।